हेलो एवरीवन। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरेरा थ्योरम के बारे में। मोरेरा थ्योरम होती क्या है, इसके बारे में करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। मोरेरा थ्योरम में हमारी कोशिश थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। अब कोशिश मोरेरा थ्योरम की स्टेटमेंट करते हैं। मोरेरा थ्योरम क्या स्टेट करते हैं, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस इन a simply connected domain D, एफ हमारा कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हमारे डोमेन D में है, और क्या कंडीशन है हमारी, इंटीग्रेशन अलोंग C एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 वेयर C इज एनी रेक्टिफिएबल क्लोज जॉर्डन कर्व इन D। C हमारी रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व है। अब रेक्टिफिएबल क्या है, क्या होता है, और जॉर्डन कर्व क्या होती है हमारी, इस चीज़ के बारे में अभी करेंगे हम लोग। तो हमें इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ें हमें गिवन है। एफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूस है डोमेन डी में, और एक कंडीशन हमें गिवन है कि इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इसके इक्वल है 0 के। तो ये हमें प्रूफ क्या करना है, एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। अब कोशिश थ्योरम में क्या था, हमारे फंक्शन एनालिटिक गिवन होता था, फंक्शन एनालिटिक गिवन था, और हमें प्रूफ क्या करनी थी, ये कंडीशन। और मोरेरा थ्योरम में हमें क्या करना है, हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये हमारा फंक्शन है एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है। अब इसको प्रूव करने से पहले हमारे पास यहाँ दो चीजें आई हैं, एक है रेक्टिफिएबल, दूसरा है जॉर्डन कर्व। रेक्टिफिएबल का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिएबल कर्व का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी कर्व जिसका लेंथ क्या है, फाइनाइट हो, द कर्व ऑफ फाइनाइट लेंथ, इट इज कॉल्ड रेक्टिफिएबल कर्व। अब बात करते हैं जॉर्डन कर्व। जॉर्डन कर्व और कुछ नहीं, एक सिंपल प्लेन क्लोज लूप होती है आपकी, किसी भी प्लेन में इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से होती है। एक कॉन्टिन्यूस लूप होगी आपकी जो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, यानी आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब आप इस कर्व को, इन क्लोज लूप्स को क्या है, किसी भी प्लेन में ये क्लोज लूप गिवन है, इनको क्या आप जॉर्डन कर्व बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूस है और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी। और जैसे ये हो गई आपकी, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस था पर क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इसको जॉर्डन कर्व नहीं बोलोगे। तो रेक्टिफिएबल यानी फाइनाइट लेंथ, और जॉर्डन कर्व क्या होगी, कोई सिंपली प्लेन क्लोज लूप इन अ प्लेन, तो उसे आप जॉर्डन कर्व बोलोगे। तो अब इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास कोई डोमेन गिवन है डी, हमारे पास डोमेन है कुछ इस तरीके से, ये हमारी डोमेन डी गिवन है। अब इसमें हमारे पास क्या सी गिवन है, क्लोज कर्व, क्लोज जॉर्डन कर्व। तो कोई भी आप कर्व कंसिडर कर सकते हैं, ये आपकी सी है और ये डी। अब आपको करना क्या है, इसमें हम इस कर्व में क्या करेंगे कि हम कोई भी दो ऐसे पॉइंट कंसिडर कर लेंगे एनालिटिक शो करने के लिए आपके फंक्शन एफ जेड को। तो कोई भी आप डी के अंदर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, एक जेड कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, एक जेड नोट कर लेते हैं। ये आपका जेड नोट हो गया, ये जेड हो गया, ये आपके कर्व सी लाई कर रहे हैं। हमने बोला है कि z और z नोट कहाँ पे है, d के अंदर लाई कर रहे हैं। d के अंदर कहीं भी हो सकते हैं वो क्योंकि कर्व c है जो आपकी, वो किसके अंदर है, वो भी d के अंदर ही है। तो अब आप इस चीज को एनालिटिक किस तरीके से प्रूव करोगे, एनालिटिक प्रूव करने के लिए आपको एक चीज, एक कंडीशन चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूस चाहिए होती है। कॉन्टिन्यूस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो दूसरा क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है, हमें वो कंडीशन अचीव करनी है। हमारे पास कंडीशन कुछ तरीके से होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय h। ये हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, डिफरेंशिएबल बनाने के लिए। और ये कंडीशन हम कैसे अचीव करेंगे, हमारे पास डेफिनेशन में क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, उसका मतलब क्या है, एफ जेड हमारा फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूस कब होएगा, जब आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ जेड माइनस कोई भी दूसरा फंक्शन कंसिडर कीजिए किसी दूसरे पॉइंट पे जो उसके नेबरहुड का हो,
एफ ऑफ जेड माइनस आप तो z1 z2 z3 z0 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम z1 कंसीडर कर रहे हैं, वो किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से। क्या एप्सिलॉन हमारा कोई भी स्मॉल वैल्यू होती है जो ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इनका मोड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये आपके कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन होती है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करना, अभी तक हमने जो जो कंसीडर किया है उसे एज इट इज लैंग्वेज की फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। हमने क्या कंसीडर किया, अब हमारे यहाँ पे z क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है हमारे पास, z हमारा वेरिएबल पॉइंट है और z0 क्या हमारा फिक्स पॉइंट कंसीडर किया है हमने। तो ये लिख देते हैं इसी चीज को, लेट z इज एनी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट and z0 is fixed point in the region, fixed point in the region D। कहाँ पे लेट किया था हमने, रीजन D में, fixed point in the region और in the domain D। यहाँ पे आपने ये लेट कर लिया। अब आप यहाँ ये हमारे पॉइंट्स कहाँ लिए हमने, C के ऊपर लिए, जो क्लोज कर्व जॉर्डन कर्व थी C। अब यहाँ देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास, रेक्टिफिएबल है, फाइनाइट लेंथ होगी इसकी। जॉर्डन कर्व क्या होती है हमारी, कॉन्टिन्यूअस। तो आप इसको सपोज कर सकते हैं इस तरीके से, z0 से z तक और z से z0 तक, z0 तक। तो यहाँ पे आपके दो, ये ओवरऑल कर्व क्या आपकी C है ये। अब यहाँ से z0 से z तक आप लेट कर लीजिए C1, z से z0 तक लेट कर लीजिए C2। ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, ओवरऑल कर्व आपकी कंप्लीट इसी से बन रही है, z0 z से z0। तो आप टोटल कर्व आपके पास C आ रही है, C1 और C2 को मिलाकर। अब ये चीज यहाँ लिखनी है हमने, लेट C1 एंड C2 be any two continuous rectifiable curves in D joining z0 and z। अब ये दोनों कर्व क्या कर रही है, इनको ज्वाइन कर रही है, z0 को z से और z को z0 से। तो अब हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, गिवन दैट गिवन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन अलोंग C f of z dz किसके इक्वल है हमारा, 0 के। इसे हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास कंप्लीट कर, तो हम इसको क्या दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, z0 से z तक और z से z0 तक, यानी C1 और C2 इनका सम की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन अलोंग C1 f। अब हम जब बात कर रहे हैं C1 की, यहाँ भी आपका फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आपको कोई z0 क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट क्या आपका z है, z0 क्या फिक्स है आपका, f of z dz प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C2 f of z dz इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन अलोंग C1 f of z dz किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग C2 f of z dz। अभी इसको हम लेट करेंगे हमारी इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए क्या, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चाहिए, ये चीज, ये हमारा कैपिटल F है। तो हम कोई भी एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा, कैपिटल F z, जो दो पॉइंट्स पे हम इवेल्युएट करेंगे, एक z पे, z प्लस h पे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑफ जेड। तो ये कैसे होगा, ना कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड डिफाइंड एज, अब उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा आपको। डिफाइन कैसे करोगे, कैपिटल एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, हमारा लिमिट्स लिए हमने जेड नोट से जेड, एफ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू अगेन हमारे पास कोई पॉइंट है इसी क्लोज रीजन के अंदर हमारे पास। तो ये क्या हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इसको हमारे पास एफ ऑफ जेड तो आ गया, अब हमें हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी में दूसरी टर्म हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड प्लस एच। और जेड प्लस एच क्या है हमारा, जेड प्लस एच क्या है, जेड के नेबरहुड का कोई भी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो करते हैं। अब हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं जेड प्लस एच किसके नेबरहुड में, जेड के नेबरहुड में। इफ जेड प्लस एच बी द neighborhood point of z, देन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हमें कैपिटल एफ ऑफ जेड के टर्म्स में हम बात करें, कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच इक्वल्स टू किसके होगा आपका इंटीग्रेशन लोग। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, जेड नोट से जेड प्लस एच एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ होगी। अब देखिए हमारे पास जेड नोट क्या था, फिक्स पॉइंट था, तो ये चीज एज इट इज रहेगी। वेरी क्या कर रहा था हमारा, जेड वेरी कर रहा था। एक बार हमने क्या लिया, जेड लिया, उसके बाद हमने उसका नेबरहुड का कोई भी पॉइंट कंसिडर किया जेड प्लस एच। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, हमारा डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन जो है उसमें गिवन यूजुअली जेड एच होता है, तो आप वही कर लीजिए। अब इसको आगे से करना है हम लोगों ने, दो चीजें, इक्वेशन थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आ गई और कैपिटल ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो हमें करना और कुछ नहीं है, फोर्थ इक्वेशन से हमने क्या करना, थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो कर दीजिए, फोर्थ इक्वेशन से आपने थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड, इसके इक्वल किया आपका इंटीग्रेशन अलोंग जेड नोट टू जेड प्लस एच, क्योंकि इसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेशन अलोंग जेड नोट टू जेड एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला था, क्या था वो आपका फॉर्मूला, लिमिट्स a to b f of x dx, ये किसके इक्वल होता है आपका, माइनस लिमिट ऑफ b to a f of x dx। बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगे आपकी विद अ नेगेटिव साइन। अब हम लोग इस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस चीज को, तो ये क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ जेड नोट जेड प्लस एच माइनस, अब देखिए एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, अब ये माइनस था, इसको आपने क्या किया, ये इंटीग्रेट आपने यूज की, ये फॉर्मूला यूज किया, क्या होगा लिमिट्स आपके इंटरचेंज हो जाएगी, तो प्लस और नेगेटिव साइन, फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव साइन साथ में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास क्या होगा, लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी जेड टू जेड नोट एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, जेड टू जेड प्लस एच, लिमिट्स आपकी ये आ गई, और एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब ये चीज कैसे आई, अब हमारे पास क्या है, इस चीज को कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग, हमारे पास कोई पॉइंट है जेड नोट फिक्स है,
कोई पॉइंट यहाँ z है और ये z प्लस h। अब आप यहाँ से यहाँ का एरिया और यहाँ से यहाँ का दोनों z से z नोट का अलग लिखा और इसका अलग लिखा, इसको कलेक्टिवली भी तो हम लोग लिख सकते हैं। इन दोनों को अकेला अकेला लिखने के बजाय, अलग अलग जोड़ने के बजाय हम लोग इकट्ठा भी तो लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ की है। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। पर अब हमें लेके क्या आना हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन में, डिवाइड में हमें h ही होता है इसके, तो वो कैसे आएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड से h से, सिंपल। तो क्या होगा, क्या बन जाएगा आपका, f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय h इक्वल किस में आएगा आपका 1 डिवाइड बाय h इंटीग्रेशन z टू z प्लस h f ऑफ w dw। अब ये चीज आपके पास आ गई। अब आपने इसमें करना क्या है, जो आप फंक्शन f ऑफ z था स्मॉल f z, वो आपने क्या करना है, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज है। तो कर लीजिए इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय h माइनस f ऑफ z। यहाँ तो ये चीज होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आप कैसे लिखोगे, h 1/h इंटीग्रेशन z टू z प्लस h f ऑफ w dw माइनस, अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे f ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे h और डिवाइड कर देंगे h, तो क्या होगा आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f z तो वैसे का वैसे ही रहेगा आपके पास। तो कर दीजिए इस चीज को, इसको फर्दर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज क्या बनेगी आपके पास, ये कैसे आएगा आपके पास 1/h as it is integration z to z plus h f of w dw as it is minus f of z integration along z to z plus h dw। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h तो 1h बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे 1/h दोनों से हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर जो h था वो कैसे है हमारा, इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व कर देंगे dw का इंटीग्रेशन क्या आएगा, w लिमिट्स क्या होंगे z टू z प्लस h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा z प्लस h माइनस z, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया क्या h आया, तो उसी चीज को हमने इस में लिख दिया बस। तो इस चीज को अब ये आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेंट्स के फॉर्म में आ गया, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय h माइनस f ऑफ z किसके इक्वल आ गया हमारा 1/h इंटू, अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन z टू z प्लस h f ऑफ w माइनस f ऑफ z इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास dw, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 6। अब हमारे पास क्या, कोई भी कांस्टेंट एफ डब्ल्यू क्या था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, तो हम लोग अब कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या स्टेट करती है, एफ ऑफ डब्ल्यू क्या है, इज कॉन्टिन्यूस is given to be continuous is given to be continuous at z। अब
z पॉइंट पे हो गया और एफ डब्ल्यू का आपका कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब आपके पास क्या कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपका आफ्टर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए वो वहां पे एक कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, आप डेल्टा कंसिडर कीजिए, गामा कंसिडर कीजिए, अल्फा कंसिडर कीजिए, जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो फंक्शन है एफ ऑफ डब्ल्यू माइनस फंक्शन वैल्यू किस पे है z पे, उसका मोड किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से कम होगा, वेयर मोड ऑफ माइनस z लेस देन डेल्टा, जहाँ पे ये कंडीशंस क्या आपके सेटिस्फाई होंगी। कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज सेटिस्फाई रहेगा, तो इक्वेशन 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने ये लेट की थी हमारी इक्वेशन 6, हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास मोड नहीं है तो हम लोग मोड ले लेंगे यहाँ पे और ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 6 आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय एच माइनस एफ ऑफ जेड। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैपिटल एफ है या स्मॉल एफ लिखा हुआ है, किससे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन मोड ऑफ एच, क्योंकि इंडिविजुअल इसका मोड लोगे तो ये अलग लिखा जाएगा, इनको भी आप क्या पहले इकट्ठा लिखोगे फिर अलग अलग करके लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ w माइनस एफ ऑफ z, dw भी है आपके पास तो मोड उसका भी आएगा आपके पास इनटू मोड ऑफ dw, ये चीज आ गई आपके पास, वेयर h क्या है आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, h क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इस चीज को आप कैसे करोगे, ये चीज किसे लेस देन से आपके एप्सिलॉन से कर दीजिए, बट यहाँ पे क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एच मोड। अब एप्सिलॉन क्या आपका कांस्टेंट है, आप ये भी तो एप्सिलॉन आपका इक्वेशन से बाहर आ गया, इनटू एप्सिलॉन इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच, यहाँ क्या होगा मोड ऑफ dw बच गया, अब आपके पास रखना इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया आपके पास लेस देन 1 अपॉन मोड ऑफ एच इंटू एप्सिलॉन इंटू, अब इस चीज को हमने सिंपली जब इवेल्युएट किया z टू z प्लस h के लिए dw, तो क्या आया था आपका h मोड है, तो सिंपल चीज है कि यहाँ पे मोड आ जाएगा आपका, तो अब मोड ऑफ h, तो क्या होगा ये कैंसिल है आपके पास, तो ये किससे लेस देन आया एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से आ गया। अब एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, क्या है काफी छोटा है नंबर है कोई भी, और ये क्या है पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे पहले डिफाइन किया कि एप्सिलॉन क्या ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो अब आपके पास हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को कि एप्सिलॉन को टेंड करेगा 0 को, here epsilon is small and positive। अब एप्सिलॉन स्मॉल और पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore एप्सिलॉन क्या अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा 0 के लगभग बराबर ही होगा, तो आप जो ये इक्वेशन है यहाँ से ये किसके इक्वल बन जाएगी आपकी, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय एच माइनस एफ ऑफ जेड, इसका मोड किससे होगा एप्सिलॉन से,
तो यही चीज अब अप्रोक्सीमेटली क्या है, नियरली किसके जा रहा है, 0 के जा रहा है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये क्या बन जाएगी आपकी, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय एच माइनस एफ ऑफ जेड, किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के। अब ये 0 के इक्वल आ गया आपका, मोड हटा लीजिए और लिमिट्स ले लीजिए। वो कैसे करेंगे, मोड हटाने के बाद और लिमिट्स लेने के बाद हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कैपिटल f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय h माइनस, अब क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या अलग था, स्मॉल एफ जेड, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z किसके इक्वल है हमारा, 0 के। ये फंक्शन उस साइड ले जाएंगे हम लोग, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय h, किसके इक्वल आ गया, f ऑफ z क्या आपके पास, क्योंकि हमारे पास h का आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपको इसको आप एफ जेड भी लिख सकते हैं। अब ये चीज जो हमारी है, ये चीज ये किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव के, फंक्शन के एफ ऑफ जेड के डेरिवेटिव के इक्वल है। तो आप इसको लिख दीजिए एफ ऑफ एफ डेरिवेटिव जेड, पर यहाँ पे कैपिटल एफ लिख रहे हैं, किसके इक्वल है, स्मॉल एफ ऑफ जेड के। यानी जो आपका फंक्शन क्या है, अगर आप यहाँ पे z को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। ये चीज क्या कहती है कि अगर जो आपका ये फंक्शन है f ऑफ z क्या है, इसके लिए z की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो कुछ ना कुछ इसका डिफरेंशिएबल जो आया है वो भी जो कुछ वैल्यू आपको देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका फंक्शन वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आप लिख सकते हो फॉर ऑल वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ z फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ z, फॉर एनी वैल्यू ऑफ z the function is differentiable, function is differentiable, डिफरेंशिएबल है यानी आपका एफ जेड क्या है, जो इसका ये फंक्शन होगा डेरिवेटिव है, तो फंक्शन एफ जेड भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, ऑल जेड इन डी, डी में जितने भी जेड के वैल्यूज होंगे उन सबके लिए एफ जेड क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब एफ जेड कॉन्टिन्यूस तो था ही हमारे पास, डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो एफ जेड क्या हो गया आपके पास, देयरफॉर एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक है। अब एक और चीज हमारे पास होती है कि since the derivative of an analytic function is analytic, then the given function is also analytic। या फिर इस चीज को हम सिंपल टर्म कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एनालिटिक आ रहा है तो वो फंक्शन भी क्या होगा आपका, एनालिटिक ही होगा। तो इस चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में आपने लिखना है, तो आपके पास ये चीज प्रूव हो जाएगी कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक डी। ये चीज आपने प्रूफ करनी थी, यही आपकी मोरेल थ्योरम स्टेट कर रही थी। तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक लाइन मेंशन करनी जरूर है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एनालिटिक आ रहा है तो फंक्शन भी क्या होगा आपके पास, एनालिटिक होगा। और उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है, हेंस थ्योरम प्रूफ। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गया, आपके पास एफ क्या आ गया, एनालिटिक आ गया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियोज में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्दर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।